प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया में कोविड की एक नई लहर आने के बाद तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो कोविड बूस्टर पर लगी हुई हैं। बरतानिया में 10.6 मिलियन कोविड जो बूस्टर हैं उसकी बुकिंग हो चुकी है। अब हमने कुछ अर्सा पहले भी इस पर बात की थी कि न्यू ईयर की जो तकरीबात हैं उसको मनसूख किया जा चुका है और बहुत सारे लोगों को भी ये ख़तरा है कि क्रिसमस की तकरीबात को भी महदूद किया जा सकता है। अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? कोविड बूस्टर जो है वो कब से उसका हदफ क्या है, कब तक कितने लोगों को लग जाएगी, और फिर ये कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, अगर हो जाएंगी तो कितने अरसे के लिए हो जाएंगी? ये जो वैक्सीन है जो पहले लगवाई गई थी उसकी उम्र क्या पूरी हो रही है? उसके बाद हर शख्स को कोविड बूस्टर की ज़रूरत है या ये कोई मखसूस टेस्ट के बाद पता चलता है कि किसको बूस्टर वैक्सीन चाहिए, किसको बूस्टर चाहिए और किसको नहीं चाहिए? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जो आज के प्रोग्राम में हम माहिरीन के सामने रखेंगे। मेरे साथ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। आप NHS UK से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर नाहिद खान साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी NHS से हैं, और गुलाम हुसैन अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं UK के। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये क्या अब तमाम लोगों का साइकिल पूरा हो गया है जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी और उनका टाइम पूरा हो गया है, अब नई वैक्सीन की या बूस्टर की ज़रूरत हर शख्स को है क्या? जो इम्यूनिटी लेवल है या जो उसकी एंटीबॉडी लेवल है वैक्सीन की, वो ग्रेजुअली ये देखा गया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। इसलिए जो लोग कुछ लोग जो वल्नरेबल थे उनकी जो डबल वैक्सीन होने के बावजूद उनको इन्फेक्शन हुई है। हर चंद के अब जो डबली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको इन्फेक्शन से ना तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और डेथ रेट भी बहुत कम है। तो ये रिगार्डलेस कि कौन सी वैक्सीन है, चाहे वो दुनिया की किसी हिस्से में भी बनी हुई वैक्सीन है, जैसा कि आपने अभी रशिया में देखा है कि बहुत ज्यादा उधर एक सर्ज आई है, तो इम्यूनिटी लेवल एंटीबॉडीज जो है वो डाउन होता है, तो उसके लिए बूस्टर तो जरूरी है। जो फाइजर वाले हैं या जो दूसरी कंपनियां हैं, रिकमेंडेड डोज ये है कि जिनको दूसरी डोज 6 महीने पहले लग चुकी है उनको बूस्टर लगाना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह UK में हमने बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज लगाना भी शुरू कर दिया है और इसकी बुकिंग भी हो रही है। जिनको 6 महीने पहले लग चुकी थी दूसरी डोज, उनको अब हमने बुकिंग करके लगाना शुरू कर दिया। अब इस हवाले से जो क्रिसमस की या न्यू ईयर की तकरीबात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कोई असर पड़ेगा। एहतियात तो लाजमी करना ही है जी। लेकिन अब एक और खुशाइंद, मेरे बारे में अमान साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं डराता बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन आज मैं डराने धमकाने की बजाय आपको एक और नवीद सुना रहा हूँ कि मोलनुपिराविर नाम की एक दवाई जो है वो डेवलप हो गई है और बड़े ही अच्छे ट्रायल है। 50% उससे रिस्क रिडक्शन हो गया है हॉस्पिटलाइजेशन का और डेथ का ड्यू टू कोविड। तो लेकिन ये याद रहे ये कोविड की मेडिसिन है, आप ये कह रहे हैं, वैक्सीन नहीं है, मेडिसिन। नहीं, ये सिर्फ मेडिसिन है उन लोगों को जिनको ये बीमारी लग जाती है, है, शदीद बीमारी लग जाती है, ये उनको दी जा सकती है। और मजे की बात यह है कि हॉस्पिटल के बाहर कम्युनिटी में भी दी जाएगी और जिसकी वजह से हॉस्पिटल एडमिशन कम हो जाएंगे 50% अभी तक इसके। तो ये तजर्बाती स्टेज पर है या ये मार्केट में आ रही है? मार्केट में आ गई है। तकरीबन हमने UK में 4,80,000 डोजेज की परचेज कर ली गई है। अच्छा। और इसके मार्केट के अंदर, लेकिन प्लीज मेरा आपकी चैनल जो कोविड के साथ साथ हमारे साथ साथ चला है और बहुत अच्छी इसने खिदमत की है आपके चैनल ने, उसकी वसातत से मेरी ये दरख्वास्त है, विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है मैं अपने पाकिस्तानी कलीग के साथ कि इसको एज अ रूटीन मैयर में लिख के ना शुरू करें, वरना ये जो वायरस है ये इसके अगेंस्ट भी कहीं रेजिस्टेंस डेवलप न कर दे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शदीद बीमार हैं और ये इंजेक्टेबल फॉर्म से पहले बेहतर ही उसको डिजीज के लिए इस्तेमाल होगी। ये प्रिवेंटेटिव नहीं है, ये एहतियाती मेडिसिन नहीं है। ठीक, तो उसी तरह इस्तेमाल किए जाए जो इसकी इंडिकेशन। और डॉक्टर साहब क्या ये बहुत महंगी मेडिसिन है? मेरा ख्याल नहीं है। देखें, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो
फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो अपने रिसर्च की जो डेवलपमेंट होती है उसके पैसे तो उसने रिकवर करने होते हैं, फिर मुनाफा भी बनाना होता है। तो ये इतनी महंगी नहीं है कि बंदे का एक आर्म और एक लेग जो है वो कट जाए। ये अफोर्डेबिलिटी है, ये इंजेक्शन से तो बहुत सस्ती है। सही, बिल्कुल सही है। डॉक्टर ताबिंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि आपने कहा, अभी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जिनको 6 महीने हो गए हैं उनको ये मेडिसिन आप बूस्टर ले लेना चाहिए। क्या हर वो शख्स बूस्टर ले सकता है जिसने वो वैक्सीन ली है, यानी बूढ़ा बुजुर्ग या कम उम्र 18 साल के अफराद या उससे भी कम उम्र के लोग, जिस शख्स ने मेडिसिन ली है, ये वैक्सीन ली है, हर वो शख्स अब इसका बूस्टर भी ले सकता है? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो वैक्सीन का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी समझने की बात है कि जो वैक्सीन का मकसद था हमेशा वो यही था कि जो डिजीज़ की सिवेरिटी है वो उसको कम करे। तो इसमें ये कामयाब रही है, और जिन लोगों को 2 वैक्सीन के डोजेज़ मिले हैं यहाँ यूके में, उनमें ये देखा गया है कि सिवेरिटी कम हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन लोगों को बिल्कुल वायरस नहीं लग सकता है। वायरस लगने के इम्कानात फिर भी हैं, लेकिन लाइक आई सेड डिजीज़ की सिवेरिटी कम, हॉस्पिटलाइजेशन कम, डेथ्स कम, इन सब चीज़ों में इसका फ़ायदा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो लोग फ़िलहाल जो ज़्यादा वल्नरेबल लोग हैं, उनके अंदर उन्होंने नोटिस किया है कि जो इम्यूनिटी है वो कम हुई है। सो फॉर एग्जांपल अगर फाइज़र के 2 डोज लगे हैं किसी को, तो 96% से 3 महीने पे 96% से 90% पे ड्रॉप हुई है हॉस्पिटलाइजेशन रेट में। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से उसमें भी ज़्यादा ड्रॉप है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि ओवर टाइम 6 मंथ्स तक जो अब तक स्टडी किया गया है, ओवर टाइम इम्यूनिटी तो कम हो रही है। तो इसलिए जो बूस्टर है उसका काम ये होगा कि जो इम्यूनिटी जिनमें कम हो रही है वो आपको फिर से एक बूस्ट देगा, ताकि जो डिजीज़ सिवेरिटी है उसमें कमी हो। फ़िलहाल यूके में जो अबव 50 ईयर्स के लोग हैं और जो वल्नरेबल लोग हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और 16 एंड अबव के जो बच्चे हैं जिनमें कोई भी हेल्थ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से उनको लगना चाहिए बूस्टर, उन सब के लिए ये वैक्सीन अब ओपन है, और आप या बुक कर सकते हैं या फिर वॉक इन सेंटर्स भी हैं जहां आप जाके लगा सकते हैं। तो इस लिहाज से इस वैक्सीन का लगना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे क्योंकि जो अब विंटर के महीने आ रहे हैं इसमें और भी वायरसेस जो हैं शामिल हो जाते हैं, और ज़ाहिर है NHS पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वैसे भी। तो अगर कोविड का भी जो कोविड के नंबर्स हैं वो भी राइज़ करें जिस तरह देखे गए हैं लास्ट फ्यू वीक्स में, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से बूस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है यहाँ पे इस वक्त। बिल्कुल सही है। गुलाम हुसैन साहब, ये लोगों में रुझान कितना है बूस्टर लगवाने का? और हमने देखा था कि वैक्सीन के बारे में कई लोगों के खदशात पैदा हुए थे, अब ज़ाहिर है 1 साल गुजर गया तो क्या वो खदशात जो है वो दूर हो गए हैं? दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के यहाँ इस वक्त किस किस्म के खदशात उनके जहन में हैं? और अभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि शायद मेरा नहीं ख्याल कि क्रिसमस पर ज़्यादा पाबंदियाँ लगेंगी, तो इम्कानात क्या दिखाई दे रहे हैं और गवर्नमेंट किन लाइन्स पर सोच रही है? बहुत शुक्रिया सर। देखें, क्रिसमस का बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि अभी तक गवर्नमेंट ने वाज़ेह तौर पे कोई नहीं कहा कि कल पाबंदियाँ लग सकती हैं, नहीं, लेकिन जो न्यू ईयर की तकरीब थी वो ज़ाहिर है क्रिसमस के बाद है 31 दिसंबर को, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। मेयर ऑफ लंदन ने भी कह दिया कि वो इस साल तकरीब नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं अप्रीहेंशंस मौजूद है गवर्नमेंट के अंदर के जिस तरीके से वो चाह रहे थे अपना टारगेट अचीव करना, शायद वो अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। और दूसरी बात यह है कि ये जो बूस्टर लगवाने की मैं कहूँगा जो लोगों का जोशो खरोश है, शायद वो वैक्सीन से थोड़ा सा कम है, और गवर्नमेंट जो है वो अभी ज़ाहिर है इसको कंपेन भी कर रही है, और मीडिया के जरिए और इश्तिहारात के जरिए। ब्रेक के बाद अगर आप अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिएगा, और एक सवाल सामने और रखता हूँ, और फिर डॉक्टर ताबिंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ताबिंदा साहबा, ये बताइए कि लोगों में, अभी गुलाम हुसैन साहब बता रहे थे कि उतना जोशो खरोश नहीं है बूस्टर लेने के लिए जितना हमने देखा था कि वैक्सीन लेने के लिए लोगों ने, यानी जितने खौफ में उस वक्त मुब्तला थे। क्या
अब इसके असरात कम हो जाने, वैक्सीन के असरात कम हो जाने के बाद, ये 6-8 माह गुजर जाने के बाद अगर खुदा न खास्ता किसी को ये वायरस अटैक करता है, कोविड अटैक करता है, तो उसके असरात उतने ही सीवियर हो सकते हैं जितने उस वक्त यानी वैक्सीन आने से पहले लोगों को हुआ करते थे? जी थैंक यू असद, और बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा आने का प्रोग्राम में। ये बहुत एक ओपन सवाल है जिसके ऊपर के एक हतमी जवाब तो नहीं दिया जा सकता। आप जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वैक्सीन अगर मुकम्मल तौर पर लगी हुई है, यानी कि अगर तीसरी डोज भी लग गई है, तो पहली 2 डोजेस से 40 से 60% तक कमी हुई थी इसकी ट्रांसमिशन में और इसके असरात में जी। तो ये एक जाहिर सी बात है कि असरात में तो कमी होगी, और जितना जैसे कि बगैर किसी कोई सिम्टम्स के बगैर जो लोगों को हो रहा था उसमें भी कमी होगी, इसकी ट्रांसमिशन में भी कमी हुई है। और एक तरह से लोगों को एक समझें कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो गया इससे कि अच्छा हमें वैक्सीन लग गई है, और इस वजह से शायद वो तीसरी डोज के लिए इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहे कीन। हालांकि आप जानते हैं कि जो फाइजर की वैक्सीन है या मॉडर्ना की वैक्सीन है जिसके लिए ऑफर हो रहा है बूस्टर, और एस्ट्राजेनिका वालों को ये कह रहे हैं कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको एस्ट्राजेनिका का ही लगेगा तीसरी जो डोज लगेगी। फाइजर और मॉडर्ना के बारे में इतने ज्यादा साइड इफेक्ट सामने भी नहीं आए, लेकिन यही लगता है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये अब ज़रूरी नहीं रहा। और जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे भी लोगों को बहुत सी गलतफहमी है, एक सेंस हो गई है कि शायद ये चला गया है। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, वो वैन टैम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आकर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी यही कहा है कि ये नहीं गया और आप अपनी एहतियाती तदाबीर उसी तरह रखिए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि बार बार इस पैगाम को आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि अगरचे मास्क लाजमी नहीं रहे, लेकिन उनको लाजमी होने से रोकना है हमें, क्योंकि अगला जो प्लान भी है गवर्नमेंट का विंटर के लिए, जो सर्दी के मौसम के लिए है, वो उसमें ये शामिल है। क्योंकि जो प्लान बी है वो सिर्फ इस बात पे मुनहसर नहीं है कि कोविड कितना ज्यादा है, वो जनरल प्रेशर जो अवाम पे जो NHS पे जनरल प्रेशर होगा, क्योंकि फ्लू की वजह से भी हो सकता है, फ्लू के साथ निमोनिया जो उनकी वजह से भी हो सकता है। अगर वो प्रेशर ज्यादा हो गया और अगर कोविड की एक लहर आ गई तो अस्पतालों में जगह नहीं रहेगी। तो इसलिए लोगों को ये पहचानने की जरूरत है कि हालांकि ये जो है वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है, मगर ये मुकम्मल तौर पर इसको रोक नहीं सकती, और उनको एहतियाती तदाबीर उसी तरह से करनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही है जी। गुलाम हुसैन साहब, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें मेरे छोटे से सवाल के इजाफे के साथ कि इस वक्त कितनी तादाद में औसतन रोजाना कोविड के पेशेंट सामने आ रहे हैं? देखिए, जो कोविड के पेशेंट हैं तकरीबन ये पिछले दिनों भी 50,000 के करीब थे, कभी 35,000 हो जाते हैं, कभी 40,000 डेली, और अमवात भी जो है वो तकरीबन 150 से 200 के दरमियान हो रही है, जो कि कंसर्निंग है, और ये तादाद बढ़ती भी जा रही है। और जो बात आपको मैं कर रहा था कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं साजिद जवेद साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर बूस्टर लगाने में लोगों ने जो है वो ज्यादा जोशो खरोश का मुजाहरा ना किया या उसको जिम्मेदारी के साथ ना लगवाया, तो वो सफरी पाबंदियों के अंदर इसको शामिल किया जा सकता है कि सफर वो कर सकता है जिसने बूस्टर लगवाया होगा। तो यही हरबा गवर्नमेंट के पास बचता है कि जो इस तरह की पाबंदी लगाए, तो इसको उनके इस स्टेटमेंट से देखा जा सकता है कि कितना सीरियसली गवर्नमेंट ले रही है बूस्टर वैक्सीन को भी। लेकिन हम चूंकि जनरल पब्लिक से बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो बूस्टर के हवाले से भी ऐसे लोगों से गुफ्तगू होती है, तो कुछ लोग ऐसे कंसर्न भी शो करते हैं कि जिस तरह हमें बार बार वैक्सीन के बाद जो है वो बूस्टर का कहा जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो, कई लोगों को बूस्टर लगाने से हुआ भी है प्रॉब्लम। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे आकर इसके अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो उनको बताना चाहिए, और अगर नहीं है साइड इफेक्ट तो फिर भी लोगों को थोड़ा सा इस मेडिकल हवाले से जो है वो मेरा ख्याल है गाइड करना चाहिए, ताकि जिस तरह लोगों ने वैक्सीन लगवाई और ये ना हो कि लोग सिर्फ मजबूरी की वजह से लगवाएं कि हमें सफर करना है तो हम इसलिए लगवा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को मेरे ख्याल से ये बताना भी चाहिए कि ये एक इम्यून सिस्टम के लिए उसको बूस्ट अप करने के लिए कितना जरूरी है। और कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं, अभी मैं डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखूंगा, डॉक्टर मुर्तजा के सामने, कि ये क्या हमें हर 6 माह बाद जो है वो इसी तरह बूस्टर लगवाना पड़ेगा? क्या आने वाली हमारी जो जिंदगी है
वो बूस्टर्स के ऊपर ही चलेगी। कुछ लोग इस तरह के कंसर्न भी शो करते हैं और इस तरह की बातें भी करते हैं, तो ये जाहिर है इनके जवाब जो है वो डॉक्टर साहब भी दे सकते हैं टेक्निकली कि ये अगर हमने हर 6 माह बाद ऐसे ही बूस्टर करना है जिस तरह आप समझ के गाड़ी की आप कोई ट्यूनिंग कराते हैं, यहाँ तो इसी तरह सिलसिला चलेगा। जी डॉक्टर साहब, ये ट्यूनिंग कराते रहना पड़ेगा हमें हमेशा। देखें, बात नहीं, सुबह नाश्ता करते हैं, शाम को अगर भूख लगती है तो खाना नहीं खाते आप। कहने का मकसद ये है कि ये 6 महीने की बात तो अभी जरा थोड़ी सी जल्दी है, लेकिन मेरा हंच ये है, मेरा एहसास है कि ये फ्लू के साथ हर साल जैसे फ्लू का जैब लगता है ना वल्नरेबल को, उसी तरह वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और ये जो लोगों को में एक एहसास है ना कि जी हर 6 महीने के बाद रखना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा, शायद यहाँ पे यूके में तो लोगों को ये पता नहीं है कि एक वैक्सीन की डेवलपमेंट में NHS या लगाने में NHS को कितना खर्चा आता है। इसके बावजूद अगर वो स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी है तभी लगाते हैं। जी मेरा ख्याल ये है कि जो फ्यूचर, मेरी 1-2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने इंडिकेट किया कि हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये फ्लू का इंजेक्शन और ये कोविड का इंजेक्शन हो सकता है कोई ऐसी बच्चों की एक ही अंदर, जैसे और बहुत सारी वैक्सीन बच्चों को हम लगाते हैं, एक इंजेक्शन एक होता है लेकिन उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों की जो है वो लगाते हैं वैक्सीन। तो इसी तरह शायद सुई तो एक ही लगे लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ वायरसेस की वैक्सीन हो। तो ये 6 महीने वाली बात जो है, ये फिगर जो है वो इसकी है कि अब ये बिल्कुल नई थी और एंटीबॉडीज लो हो रही हैं और जिंदगी को नॉर्मल की तरफ लाने के लिए ये बूस्टर दिया जा रहा है। उसके बाद ये रूटीन में साल में कहीं एक दफा लगेगी और हो सकता है कि जिस तरह अब मैं आपको बताता हूँ कि निमोनिया की वैक्सीन है वो 10 साल के लिए करामद है। ये डिपेंड करता है कि वायरस कितना जल्दी अपनी हैयत तरतीबी बदल लेता है, अपनी सरफेस प्रोटीन बदल लेता है, तो ये एक डेवलपिंग फेज है। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर नाहिद साहब, ये बताइए कि ये जो बूस्टर है ये कोई अलग फार्मूला है या ये वही मेडिसिन है या वही वैक्सीन है जो हमने पहले इसकी 2 डोजें ले रखी हैं, और क्या बस ये उसी की एक तीसरी खुराक है या फिर ये फार्मूला ही अलग है बूस्टर का? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये वही फार्मूला है। ये दोनों फाइजर और मॉडर्ना में इस वक्त लग रहा है और उसी डोज में लग रहा है इनफैक्ट जिसमें पहले 2 डोजेस लगे थे। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि ये 6 महीने का फासला होना चाहिए सेकेंड डोज से बूस्टर लगाने में। और जैसे तो फिर लोग इससे खौफजदा क्यों हैं कि बूस्टर के साइड इफेक्ट्स, जैसे गुलाम हुसैन साहब कहते हैं कि बूस्टर के क्या ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि बूस्टर के खास तौर पर साइड इफेक्ट्स आ रहे हों? बूस्टर के भी वही साइड इफेक्ट्स हैं जो पहली 2 दफ़ा हुए थे, और ऑब्वियसली जिन लोगों को लगा था और उनको साइड इफेक्ट्स हुए थे उनको ज़्यादा खौफ इसलिए क्योंकि उनको साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं, उनको पता है कि इसके लगने के बाद क्या आप फील करेंगे। ऑल्दो कि वो ट्रांजिएंट होता है, थोड़े ही वक्त के लिए होता है, लेकिन कई लोगों को काफ़ी सिवियर साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं इसकी वजह से। तो मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा लगाना थोड़ा सा लोग हेजिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर ये ईयरली बेसिस पे लगेगा और अगर इसकी जो कॉम्पोजिशन है अगर चेंज हो टाइम के साथ, तो हो सकता है कि इसमें कोई बेहतरी हो साइड इफ़ेक्ट्स में लगाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल ये वही डोज है और उसी डोज में लग रहा है और 6 मंथ्स के फासले में लग रहा है। ये समझिए हम तीसरी डोज ले रहे हैं एक वैक्सीन की। जी, फिलहाल बेसिकली यही चीज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सही है। तो डॉक्टर साहब, ये इसका मतलब फिर ये है कि बूस्टर जो है ये उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए जितना कि हमने जब वैक्सीन ली थी तो वो इफेक्टिव थी? बिल्कुल। और ये भी सोचें कि ये पहले 2 वैक्सीनेशन जिनको लग चुकी हैं ये उनको लग रहा है, तो ऑलरेडी इनके अंदर एक लेवल ऑफ इम्यूनिटी तो है। इस इम्यूनिटी को बूस्ट ही करने के लिए आप लगवा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर जी, सही है। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपकी राय भी यही है इस पे? मेरी बिल्कुल 100% ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बूस्टर जो है वो 3rd डोज ही है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कोई इतने ज्यादा नहीं है। मेरे जो मरीज हमने अपने सेंटर में जिनको लगा रहे हैं उसमें
इतने सिवियर साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो बूस्टर लग रहे हैं ये सेफर डोज है। और एक बात मैं और बताऊँ आपको, जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका की 2 डोजेज लगती हैं, फाइजर और मॉडर्ना, उनको भी लग रही है, क्योंकि थोड़ी सी इनकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट थी। तो इसका तो साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि बुखार हो गया या थोड़ा सा, लेकिन जो सीरियस सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट थे वो अभी तक नहीं सामने नजर आए। और ये बूस्ट करेगी इम्यूनिटी, हो सकता है साल और चल जाए, लिहाजा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का नाम लेके ये लगाएं। लोगों को आप अपने चैनल के वसातत से बताएं कि 3-4 चीजें हैं वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि अपने आप को सेफ रखना, मास्क पहनना और वैक्सीनेशन लगाना ही आगे की तरफ बढ़ाती है, और बीमारी को हम इसी तरीके से इससे निजात हासिल कर सकेंगे या इसके साथ जिंदगी को रहना आसान बना सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि ये जो जिन आपने फाइजर और मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की बात की है, लेकिन जिन कंट्रीज़ में साइनोवैक, साइनोफार्म वगैरह लगी हैं, उनका भी ये बूस्टर का वक्त हो गया है, यानी उन्हें भी इसी मेडिसिन की बूस्टर लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये जिस जगह पे जहाँ जो वैक्सीन अवेलेबल है, देखें इंसानी जानों से खेला नहीं जा सकता। इंसानी जानों के जितनी भी मेडिकल साइंस हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जब वो को एडवाइस करते हैं तो उनका मसला नजर यही होता है कि इंसानी जान को सिक्योर किया जाए, महफूज बनाया जाए। सही। तो जब वो एडवाइस करते हैं कि भाई ये 3rd डोज लगवा लो, मैंने शायद एक दफा आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि डॉक्टर कहता है कि आपकी आंख में मोतिया आ गया है तो आप चुप करके ऑपरेशन करवा लेते हैं। डॉक्टर कहता है कि आपकी आर्टरी बंद हो गई है, आपको स्टेंट डलना है तो आप चुप करके डलवा लेते हैं। जब डॉक्टर ही कहता है कि भाई ये 3री डोज बूस्टर लगवा लो, ये आपके लिए महफूज है, तो उस पर आए बाएं शाएं क्यों? सही, बिल्कुल सही। हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी जिम्मेदारी से इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए, ह्यूमैनिटी को महफूज बनाने के लिए कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको थोड़ा सा अपने खदशात को और जो खौफ व हरास है उसको साइड पे रख के अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, साइंटिस्ट पे ट्रस्ट करें। हमारा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हम साइंटिफिक एविडेंस जो चीज बताती है हम वो आगे पब्लिक तक कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से आगे इंशाल्लाह इस बीमारी को डिफीट करते रहें। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, ये बताइए कि ये बरतानिया ने जो कोरोना वायरस की चीनी वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक वगैरह को और भारतीय वैक्सीन को अपनी लिस्ट में शामिल किया है, इससे पाकिस्तानियों को कितना फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है और इसको कैसा रद्दअमल इसके ऊपर आया है? ऑफ कोर्स इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो मेन आज का प्रॉब्लम है वो पिछले तकरीबन 2 साल से ट्रैवल का लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पहले अब जा रहा है होटल क्वारंटाइन थे, फिर उसके अलावा घर के अंदर जो है वो क्वारंटाइन करें, तो लोग काफी मुश्किल का शिकार थे। और एयरपोर्ट के ऊपर आकर जब उससे सर्टिफिकेट लिया जाता था, जब उससे इन्फॉर्मेशन ली जाती थी, तो ज़ाहिर है जिसकी जो ऐसी वैक्सीन है जो कि लिस्ट के अंदर नहीं थी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये ज़ाहिर है ये लोगों के लिए बहुत, मैं कहूँगा कि अच्छी खबर है उनके लिए, और उनको अब ये ज़ाहिर है परेशानी उनकी कम होगी। लोग पहले ही जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। पहले आप सीधी टिकट ली और ट्रैवल शुरू कर दिया। अब मैं भी जो है पाकिस्तान और भी दोस्त आते हैं तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको पहले PCR टेस्ट करना है, फिर वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकालना है, उसके अलावा फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान जाना है तो पास ट्रैक करना है, तो 3 जो है वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होते हैं बिफोर यू ट्रेवल। तो ज़ाहिर अगर इस पर कुछ आसानी आएगी तो लोगों के लिए बेहतरी है। और मेरा ख्याल है जिस तरह बरतानवी गवर्नमेंट जो है वो कुछ आसानियां पैदा करने की कोशिश करती है, पाकिस्तान हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी कुछ इस तरह की आसानियां पैदा करे कि वहां पर भी जो हमें जब आप लाहौर एयरपोर्ट पर भी आते हैं ये, तो वहां पर भी आपको मुख्तलिफ किस्म के मराहल से गुजरना पड़ता है, तो वो भी मेरा ख्याल है कुछ आसानी पैदा करनी चाहिए ताकि जो पहले लोग जो है वो कोरोना वायरस की वजह से परेशान है उनको जरा जो है वो आसान सहल रास्ता दिया जाए ताकि वो सफर करने को जो है वो आसानी भी समझें। जी
बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर ताहिबा, अब क्या आप नई जो पाबंदियां हैं वो देखती हैं कि आप समझती हैं कि हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में हैं? क्योंकि फ्रांस में हम देखते हैं कि 65 साल और ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो पब्लिक अगर प्लेसेस पर उनको जाना है तो लाजमी है कि उन्होंने बूस्टर लगवा रखी हो। क्या आपको लगता है कि बरतानिया भी इस किस्म की पॉलिसी जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है इन हालात को देखते हुए? क्योंकि 35-40 हज़ार अफराद या 150-200 अमवात का होना, ये कितनी संगीन सूरत हाल है हुकूमत के लिए? जी देखें, ये कम पिछले 3 महीने के अगर आप आदादोशुमार को देखें तो अस्पतालों के एडमिशन या इंटेंसिव केयर के एडमिशन या लोगों की तादाद जिनको इन्फेक्शंस हुई हैं उनमें थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। उसमें कोई वाज़े तौर पर कमी नहीं हुई। एज ग्रुप्स में चेंज हो रहा है कि पहले बच्चों को ज़्यादा हो रहा था, यानी कि यंगर एज ग्रुप को, फिर बड़ों को ज़्यादा होना शुरू हुआ, लेकिन जो मुकम्मल आदादोशुमार हैं वो यही शो करते हैं कि उनमें कोई ख़ास कमी नहीं आ रही। तो अगर आवाम को जो हदायत बार बार दी जाती हैं, आप देखें मतलब जैसे कि वैक्सीनेशन की ही बात है, तो हर मरीज जो है वो 10 मील से ज़्यादा दूर नहीं है किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से। आप ये देखें कि एक मुल्क के लिए और शहरियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन और विद इन रीच 10 मील के अंदर अंदर आप जाके करवा सकते हैं, बहुत बड़ी सहूलत है। और दूसरा था कि एक आप समझे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है सबको कि आप अगर जगह पे हैं जिसमें ज़्यादा लोग हैं तो वेंटिलेशन का ख्याल रखें। जो वेन्यूज़ हैं जैसे क्लब्स वगैरह खोले उन्होंने तो उनको कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर्स वगैरह रखें, देखें कि भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे कंजेशन है कितना, और आप सैनिटाइजर्स रखें। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ये नोट करती हूँ पर्सनली कि जो है लोग दुकानों में या पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना बहुत कम कर गए हैं, और फिर दुकानों में भी इसकी अवेलेबिलिटी सैनिटाइजर्स वगैरह की कम होती जा रही है, और लोगों ने जैसे लेट डाउन कर, और अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरफ चली जाएगी सूरत हाल के लोगों को फिर से पाबंदियों का सामना, यानी कि मास्क कंपल्सरी हो जाएगा। और हो सकता है कि पास लाजमी तौर पर ना कहें लोगों को, लेकिन अगर ये वैक्सीन की अपटेक 3rd डोज की रही इसी तरीके से, क्योंकि इसको इस वक्त बहुत गर्दाना जा रहा है कि ये जो कमी नहीं हो रही, हो सकता है कि इसमें बड़ा फैक्टर ये भी है कि अपटेक सिर्फ 20% है अभी तक 3री डोज की। तो हो सकता है कि ये उनको या तो इसको क्योंकि बहुत से शोबों में उन्होंने मैंडेटरी कर दिया, हेल्थ केयर वर्कर्स को मैंडेटरी कर दिया कि 3री लगनी है अगर आपको नौकरी पे आना है, अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है आपको। तो ये मुझे लगता है कुछ ऐसा स्टेप हो सकता है कि आ ही जाए, क्योंकि लोग अगर नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे जो कि उनको एडवाइस दी जा रही है, तो ये फिर मैंडेटरी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर गुलाम रज़ा साहब, हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं कि जो नई सर्ज आई है कोविड की, जिसको चौथी लहर कहा जा सकता है, या खैर कुछ लोग इसको चौथी लहर कहने में अभी मोहतात हैं, एहतियात से काम ले रहे हैं, लेकिन इसकी क्या कुछ अंदाज़ा है कि ये किस वजह से आई है? क्या जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी वही लोग ज़्यादा इसका शिकार होकर हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, या फिर हम देखते हैं कि क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, लोग हाथ मिला रहे हैं, और अब तो वो अलामती तौर पर जो पाबंदी थी कि सबराहान मुमलिकत या वज़ारे ख़ारिजा मुलाकातें करते थे या सियासी मुलाकातें होती थी उसमें हाथ नहीं मिलाते थे, लेकिन अब हाथ मिलाए जा रहे हैं। शायद ये लोगों को एतमाद देने के लिए है या उतने मोहतात नहीं रहे। तो आपके ख्याल में कुछ स्टडीज़ इस पर हुई होंगी कि कौन लोग हैं जो ज़्यादा अब इस चौथी लहर में कोविड का शिकार हुए हैं? अच्छा जी, शुक्रिया असद। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ज़िंदगी को नॉर्मलाइज तो किया जाना चाहिए ना। ये सारी ज़िंदगी तो अब हम दूर दूर से इशारों से सलाम नहीं करेंगे। ठीक, हमारा नज़रिया ही शुरू से ये था कि जो शिद्दत है बीमारी की उसको कम किया जाए। उसमें डिफरेंट अप्रोचेस ली गई थी। कुछ शुरू में बोरिस जॉनसन या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ठीक है जी, सेंसिटाइज होने दें, बंदों को नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होने दें जी। वो मामला गलत हुआ तो फिर उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन शुरू हुई। लेकिन अब चूंकि उस वक्त आप देखिए कि सोसाइटी में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी इस वायरस के अगेंस्ट। अब हम ये दावा कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी 60 से 70% मौजूद है। पूरी दुनिया में नहीं तो कम से कम यूके में और यूरोप में 60 से 80% तक है मौजूद। तो अब जो सेवेरिटी है वो उतनी नहीं रही। तो अब जिंदगी को नॉर्मलाइज करने में, सोशली मिलने जुलने में, ये
इसका इफेक्ट और इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। इफेक्ट इसका ये है कि इससे जिंदगी जो है वो नॉर्मल आ रही है। साइड इफेक्ट इसका ये होगा कि इसमें थोड़ी सी बीमारी की और उसकी जो फिगर्स हैं वो बढ़ेंगी। एक बात मैं आपको थोड़ी सी डालूं कि अगर आप देखें कि यूके में फ्लू से भी डेथ्स जो होती थी पहले भी, कोविड से पहले भी, वो भी कुछ कम नहीं थी या बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये जो 40,000 50,000 के केसेस, ये केसेस होना ये मुख्तलिफ चीज़ है पॉजिटिव टेस्ट आने के। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जगह जगह आपके कोविड टेस्ट सेंटर्स खुल गए हैं और वो फ्री हैं। तो आप जब जाते हैं टेस्ट कराते हैं, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसका कतन हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको बीमारी भी है, आप वायरस के कैरियर भी हो सकते हैं। लिहाजा जो इतने हाई फिगर हैं, हाइप हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे ये बीमार भी लोग हों या हॉस्पिटलाइज हों। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन इंडेक्स देखें तो वो कहीं कम है जो पिछले साल इस वक्त था। ठीक। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग या हाथ मिलाना या ये जो है, ये हमने इसलिए शुरू कर दिया है कि जिंदगी को वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाएं। हर चंद के इसमें एहतियात का अंसर भी वो हाथ से छुटने ना पाए। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर नाहिद खान साहब, कई मुल्कों में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि कोविड ना होने के बराबर रह गया है, 1% केसेस या इससे भी कम या इसके कुछ लगभग। जैसे मिसाल, मैं पाकिस्तान ही की मिसाल आपको देता हूँ। आजकल के जो हालात हैं उसमें कोविड जो है वो ना होने के बराबर दिखाई देता है। अब इसमें जो 50% पॉपुलेशन है उसको सिंगल डोज, कम से कम सिंगल डोज उसने लगवा ली है, और इसमें से कुछ लोगों ने तो डबल डोज भी ज़ाहिर है लगवाई है। आपके ख्याल में, और फिर मैं पिछले महीने काबुल गया था, अफगानिस्तान गया, तो मैंने अफगानिस्तान में किसी शख्स को मास्क पहनते नहीं देखा, और आजकल वहाँ पे भी हालात कोविड के हवाले से बहुत नॉर्मल दिखाई देते थे, अस्पतालों में भी मरीज़ नहीं थे। तो ये जो इस तरह के मुल्कों में आपके ख्याल में इसकी वजूहत क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है? क्या जो सिंगल डोज कम से कम लग गई है 50% पॉपुलेशन में, क्या उसका असर है, या क्या आप वजूहत क्या देखती हैं सूरत हाल की बेहतरी की? ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये शुरू में भी, अगर आपको याद है, जब कोविड फैल रहा था बहुत तेज़ी से, उस वक्त भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि इन जगहों में, जैसे पाकिस्तान में और काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं, इनमें क्यों कोविड केसेस इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं जिस तरह यूके में और यूएस वगैरह में रिपोर्ट हो रहे थे, डेथ्स रिपोर्ट हो रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके ऊपर काफ़ी सारे उन्होंने हाइपोथेसिस यानी कि वजूहात सोची थी कि शायद इनकी इम्यूनिटी की वजह से है, या इन लोगों के, इन पॉपुलेशंस के अंदर पहले से इम्यूनिटी बढ़ी हुई है क्योंकि इनको इतना एक्सपोजर होता है डिफरेंट वायरसेस के साथ, और बहुत सारी चीज़ें सोची गई थी उस वक्त। इसी तरह मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक कि जो वैक्सीनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जाहिर है उस लेवल पे नहीं हुआ है जिस लेवल पे यूके और दूसरे मुल्कों में वैक्सीनेशन हुई है। दूसरी बात, पब्लिक हेल्थ मेजर्स, हालांकि बहुत सारी चीज़ें की गई थी काफ़ी वक्त के लिए इनफैक्ट, लेकिन उस लेवल पे नहीं की गई थी जिस तरह यूके में की गई थी। लेकिन फिर भी इन मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान में, नंबर्स कम ही रहे हैं, ओवरऑल कंपैरेटिवली कम ही रहे हैं, और डेथ्स वगैरह सब कम रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस वक्त कोई रियल रीज़न पता है इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, और उसके अंदर ये भी शामिल हैं कि ऑब्वियसली लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी कोरोना के लिहाज से हर्ड इम्यूनिटी नहीं, दूसरी क्रॉस इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, जो दूसरी वायरसेस और दूसरे जरासीम से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसकी तरफ से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये एक हाइपोथेसिस थी। और उसके अलावा हाँ, काफ़ी अरसे तक अंदर बाहर जाना, मुल्क के अंदर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई थी, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद हुई थी। यहाँ पे यूके के अंदर जो आई थिंक एक चीज़, जो नंबर्स जिस वक्त कम हुए थे और वैक्सीनेशन लेवल बहुत हाई हुई थी, उस वक्त जो है पब्लिक हेल्थ मेजर्स को काफ़ी जल्दी ईज़ कर दिया गया था। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे टेस्टिंग जो है बहुत हाई है, और इसलिए नंबर्स भी आपको बहुत हाई नज़र आते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो नंबर्स आपको नज़र आते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नेसेसरीली उन लोगों को वाकई में सिम्टोमेटिक डिजीज़ हो, यानी कि उनको सिम्टम्स हो रहे हैं डिजीज़ के साथ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके एंड के 2 पॉइंट्स हैं। एक एंड तो ये है कि जो नॉर्मेलिटी जिसको हम कहते हैं कि वापस आए सोसाइटी के अंदर, और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो ये है जो वायरस का एपिडेमियोलॉजिकल एंड है, यानी कि उसका फैलाना, उसके केस नंबर्स, डेथ्स वगैरह,
उसका ख़त्म होना वो दूसरा एंड पॉइंट है इसका। और दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। तो जो इस वक्त नॉर्मेलिटी हम देख रहे हैं, उस नॉर्मेलिटी को थोड़ा तब्दील होना पड़ेगा, यानी कि हमें पब्लिक हेल्थ मेजर्स जिस तरह सब कह रहे हैं बार बार जारी रखने पड़ेंगे, वैक्सीनेशन पे जोर देना पड़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर जो वैक्सीनेशन से डेवलप होती है उसके ऊपर तवज्जो देनी होगी, ताकि जो वाकई में हम जो नॉर्मेलिटी चाहते हैं सोसाइटी में वो फिर आ सकती है जब वायरस का एपिडेमियोलॉजिकल एंड आएगा। और वो उसी वक्त हो सकता है जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर जो एक न्यू नॉर्मल बना है उसको जारी रखें, ताकि एक लिहाज से वायरस वाकई में इसके नंबर्स और तादाद और केसेस कम हो जाएं। ठीक है डॉक्टर ताबिंदा साहिबा, इसी सवाल के जवाब में आपकी राय क्या है कि कई मुल्कों में जहाँ पर मेजर्स ज़्यादा नहीं लिए गए हैं सूरत हाल बहुत बेहतर है, और कई जगहों पर मेजर्स ज़्यादा लिए गए हैं वहाँ पर फिर भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाई? इसके कई सारे महरकात हैं उसमें। देखिए ये भी है एक बड़ा एक समझे के कॉमन हाइपोथेसिस था कि पाकिस्तान में और किस्म के कोरोना वायरसेस, जो जाहिर सी बात है कि ये वायरस है जिसकी बहुत सी किस्में हैं, तो इसकी कई अकसाम जो थी वो पहले से मौजूद थी और लोगों को उनको एक्सपोजर था। दूसरी बात ये है कि जिस तरह की आबादी मौजूद होगी, जैसे कि यूरोप में या अमेरिका में, क्योंकि लोग ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं और यहाँ पर इम्कान है कि लोग 80, 85, 100 साल, पाकिस्तान में सिर्फ 2 या 3% आबादी जो है वो 60 साल की उम्र से ऊपर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवान लोगों को या कम उम्र के लोगों को या जिन लोगों को दूसरी बीमारियां कम होती हैं, जैसे कि अगर आप 30s या 40s में हैं तो आपको शुगर या ब्लड प्रेशर के इम्कानात कम हैं, तो उनको ये कम असर डालती है। तो इसलिए अगर होता भी है तो शायद कि इस तरह से वो नज़र नहीं आता, जैसा कि आम जहाँ पर जैसे यूरोप में ओल्डर पॉपुलेशन है, ज़्यादा उम्र रसीदा अफराद हैं जिनको कि और भी बीमारियाँ हैं, और वैसे भी वो उनका जो निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो भी कुछ खस्ता हाली में है उनकी उम्र की वजह से। तो ये मुझे लगता है कि पॉपुलेशन जो के वेरिएशंस है उनमें भी, और चौथी बात जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर भी है कि कोई इसमें आपको पता होगा शायद कि अभी रिसेंटली एक जीन आइसोलेट हुई है जिसमें बहुत सीवियर जिन लोगों को होता है वो, यानी कि जो लोग आईसीयू में जाते हैं उनके अंदर एक खास किस्म का जीनियाती मवाद होता है जिसकी वजह से। तो ये एक इसका सादा एक जवाब नहीं है, इसके बहुत से अवामिल हैं इसके लिए और महरकात हैं जिनमें कि ये सारी चीज, और मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे हमें ज्यादा मालूम होगा इसके बारे में कि क्यों, लेकिन अभी फिलहाल ये 3-4 चीजें हैं। ठीक है गुलाम हुसैन साहब, अब ये बताइए आखिर में कि इस वक्त किन हालात में ये जो हुकूमत बरतानिया है वो इस वक्त क्या मेजर्स ले रही है और फ्यूचर में क्या मेजर्स लेने का इरादा रखती है, क्या इम्कानात हैं, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? मैं ज़ाहिर है क्रिसमस के हवाले से ख़ास तौर पर ये मेरे सवाल का पस मंज़र वो है। देखिए अभी जो हमें इशारे मिल रहे हैं, अभी तो सिर्फ मैं कहूँगा इशारे कनाइयों में बातें हो रही हैं बरतानवी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और बरतानवी हेल्थ जो मिनिस्टर हैं साजिद जावेद उनकी तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि इम्कानी तौर पर ये भी हो सकता है, इम्कानी तौर पर हम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इम्कानी तौर पर हम मास्क को मैंडेटरी कर सकते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग को भी कर सकते हैं। तो हो सकता है ये सिर्फ अभी थोड़ा सा लोगों को वार्न करने के लिए इस तरह की जो है वो बातें की जा रही हैं, और ताकि लोग जो है वो थोड़ा सा एहतियात करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोविड का एक ऐसा ये इशू है, इसके ऊपर जब तक स्ट्रिक्ट पाबंदियां नहीं लगेंगी लोग जो है वो मेरा ख्याल है अमल दरामद नहीं करते, क्या कोई मतलब भी हो। ठीक है, पढ़े लिखे मुल्कों में थोड़ा सा आसानी के साथ चीजें हो जाती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब पेट्रोल पंप्स के ऊपर उन्होंने कह दिया जिसको पेट्रोल नहीं मिलेगा जिसने वैक्सीन लगाई, या ये कहा गया कि जो सेमी गवर्नमेंट ऑफिस हैं या गवर्नमेंट ऑफिस वहां पर तनख्वाह नहीं देंगे जब तक आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे वैक्सीन का, तो फिर लोगों ने लगवाना शुरू किया। तो इसी तरह अब जो बरतानिया या दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहां पर उन्होंने ट्रैवल की पाबंदी जब तक नहीं लगाई उस वक्त तक लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि जब तक सख्त पाबंदियां गवर्नमेंट नहीं लगाएगी उस वक्त तक बूस्टर की जो परसेंटेज है वो तेजी के साथ ऊपर नहीं जा सकती। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब शिरकत करने के लिए, डॉक्टर नाहिद साहिबा, डॉक्टर ताबिंदा दुगल साहिबा और डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।